फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग चैप्टर 1 सेट्स में महासंग्राम छेड़ने जा रहे हैं। हम लोग करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो कि एनसीईआरटी के मुताबिक आपके लिए हार्डेस्ट लेवल है। इस लेवल को पार करते ही आप लोग इस चैप्टर को पार कर जाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसे हार्ड लेवल है आपके लिए, तो अगर अभी तक आपने पीछे के वीडियोस देख के अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करे हैं तो पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक लेवल ऊपर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है आपको ना समझ आए अगर आपके पीछे से कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, या आप किसी भी कॉन्सेप्ट में थोड़े से भी डाउटफुल हो, तो इस केस में आप एक बार पहले की वीडियोस देख लीजिए। इसके पहले भी हम लोग आई गेस 12 या 13 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, तो वो वीडियोस आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे आपको सब कुछ बड़े आराम से समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 1। और याद रखना, मेरा काम आपको सिर्फ सॉल्यूशन देना नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन तो आप कहीं से भी डाउनलोड करके भी देख लेंगे। मेरा काम है आपकी अप्रोच बिल्ड करवाना, कि अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है, अगर इस क्वेश्चन के अलावा भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, तो आप उसकी तरफ कैसे बढ़ेंगे। तो देखिए, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन अनदर। तो हमें ये ए बी सी और डी 4 सेट दिए हैं, और हमें ये पता लगाना है कि कौन किसका सेट सबसेट बन रहा है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में देखिए, जब भी आपको कोई चीज सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन हो तो आप उसको रफ में या वहीं पे रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में फिगर्स, एग्जैक्ट फिगर्स आपके सामने होती हैं, तो आपके लिए कंपेयर करना आसान हो जाता है। तो इसके लिए इस ए को हम लोग, ये हमें सेट बिल्डर में गिवन है, इसको रोस्टर में कन्वर्ट करने के लिए इस इक्वेशन के रूट निकालने होंगे। तो इसके रूट्स देखिए क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मुझे गिवन है, और आपको पता है आपको इस 8x को इस तरह से तोड़ना है कि ये 12 बन जाए। तो 6 और 2 में टूट रहा है, देखिए 6 2 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और ये क्या बन जाएगा, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, 6 और 2। इसको इरेज कर देता हूं मैं, यहाँ पे जगह कवर करेगा ही। ओके, तो इसके रूट्स आ गए 2,6। तो ये सेट हमारा 2,6 हो गया। अब आप क्या करेंगे, जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि सबसेट निकालने हैं, तो एक एक करके ले उठाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ए ले लिया कि ए इन सब में से किस किस का सबसेट हो सकता है। तो ए के अलावा जितने भी होंगे उनके लिए कंपेयर कर लेंगे आप, बी सी और डी। तो सबसेट का क्या मतलब है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट में होने चाहिए। तो मैं ये कह दूंगा कि ए उस दूसरे सेट का सबसेट है। तो यहाँ पे देखिए, बी में क्या है, 2 4 और 6। क्या ए के एलिमेंट्स 2 और 6 इसमें हैं? जी हाँ, बिल्कुल है, 2 भी है और 6 भी है। तो A इज अ सबसेट ऑफ B। अभी देखिए, A को हम C के साथ कंपेयर करेंगे। A के एलिमेंट्स 2 और 6 क्या C में है? जी हाँ, 2 और 6 दोनों हैं। तो A इज अ सबसेट ऑफ C। अभी A को D के साथ कंपेयर करेंगे। 2 और 6 A के एलिमेंट्स क्या हैं? 6 तो है पर 2 नहीं है, तो A जो है वो D का सबसेट नहीं है। तो A के लिए तो इतनी बात कर ली हमने। अभी बात करेंगे B के लिए। तो B देखिए, B में एलिमेंट्स हैं 2 4 और 6। तो अभी इसको A C और D के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखो, A में 2 4 और 6 है क्या? नहीं है। 2 और 6 तो है पर 4 नहीं है, तो B A का सबसेट नहीं है। C में 2 4 और 6 है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। तो B जो है वो C का सबसेट हो गया। अभी B को D से कंपेयर करेंगे। 2 4 और 6 नहीं है ना, सिर्फ 6 है, 2 और 4 तो नहीं है। तो B सिर्फ C का सबसेट है, A और D का नहीं है। अभी C देखेंगे। C में एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 12। ये डॉट 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 का मतलब ये सीरीज ऐसे चलती जा रही है। तो फिर आप देखो कि ये एक इनफाइनाइट सेट है, और यहाँ पे देखो ये फाइनाइट सेट है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। ये भी फाइनाइट सेट है, इसमें 1 एलिमेंट है। ये भी फाइनाइट सेट है, इसमें 3 एलिमेंट है। और एक इनफाइनाइट सेट कभी भी एक फाइनाइट सेट का सबसेट नहीं हो सकता। इसलिए C जो है ना, वो कभी भी इनमें से किसी का भी सबसेट नहीं होगा। अब आप कहोगे क्यों एक इनफाइनाइट सेट किसी भी
फाइनाइट सेट का सबसेट नहीं हो सकता। बड़ी सिंपल सी बात है कि एक चीज जो चलती जा रही है और एक चीज जो खत्म हो गई, तो क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि ये सारे एलिमेंट्स इस खत्म होने वाली चीज में आ जाएं? मतलब कि एक कभी ना खत्म होने वाली चीज खत्म होने वाली चीज के अंदर समा जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए कभी भी एक इनफाइनाइट सेट एक फाइनाइट सेट का सबसेट नहीं होता। ठीक है, तो सी जो है वो इनफाइनाइट सेट है और बाकी तीनों ए बी डी फाइनाइट सेट है, तो वो सी जो है वो ए बी और डी का सबसेट नहीं होगा। अभी डी को देख लेते हैं क्विकली। तो डी में एलिमेंट है 6, क्या वो ए के अंदर आ रहा है? जी हाँ, ए में आ रहा है 6, तो डी ए का सबसेट हो गया। ये सबसेट का सिंबल है, ये और ये, इसको सी मत समझ लेना। अभी 6 बी में आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे करके बना देना है। तो डी 6 क्या सी में आ रहा है? हाँ सी में भी आ रहा है, तो डी इन तीनों का सबसेट हो गया। ओके, ये देखिए अभी हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ ट्रू प्रूव इट, इफ फॉल्स गिव एग्जांपल। तो अभी यहाँ पे मैंने एक ही पार्ट लिखा है, इसके 5 पार्ट और हैं, टोटल 6 पार्ट्स हैं, एक एक करके सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो देखो जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपको अप्रोच बताऊंगा, सिर्फ ये नहीं कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं कि क्या सही है या गलत, तो हमें हमेशा उसको गलत प्रूफ करने की कोशिश करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको गलत प्रूफ करने के लिए हम लोग किस अप्रोच के साथ चलें। तो देखो जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, सिर्फ उतने उतने डेटा को करेक्ट मानते हुए हम लोग लिखते जाएंगे। तो हमें गिवन है कि एक एलिमेंट, देखो स्मॉल एक्स लिखा है ना, तो ये एलिमेंट है। कैपिटल एक्स लिखा होता तो ये एक सेट होता। तो स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब ए कोई सेट है जिसमें एक एलिमेंट एक्स है। ठीक है, तो अभी इसने ये कहा है कि इसमें एक्स है, इसने ये नहीं कहा है कि इसमें और कोई एलिमेंट नहीं है 1 2 3 ऐसा कुछ। इसके मुताबिक मिनिमम कंडीशन ये है कि ए सेट में एक्स नाम का एलिमेंट रखा हुआ है। तो हम हमेशा मिनिमम पे ही चलेंगे, आप अपनी तरफ से अज्यूम मत करना इसमें 1 2 3 4 और भी एलिमेंट्स हैं, आप मिनिमम लिख के चलेंगे हमेशा कि एक्स ले लिया मैंने क्योंकि इसने सिर्फ एक्स बोला था। और लिखा है कि ए बिलोंग्स टू बी, मतलब बी नाम का कोई सेट है जिसमें ये ए आ रहा है अंदर। तो बी में आप मान लो कि ये ए आ रहा है, तो ये ए क्या है? ए एक सेट है, तो ये इसके अंदर एज अ एलिमेंट आ गया। प्लस अभी आप इसको चाहे तो एक कोई एलिमेंट और ले लो, बल्कि ये भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना हमेशा मिनिमम लेंगे, तो आप ये भी मत लो, हमेशा मिनिमम ले लो। बस मिनिमम कंडीशन जो गिवन है वो लेते चलो, अपनी तरफ से कम अजम्पशन लगाओ। देन एक्स बिलोंग्स टू बी, तो क्या ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं अगर हमेशा, तो क्या एक्स हमेशा बी को बिलोंग कर रहा है? एक्स बी को बिलोंग करने का क्या मतलब है कि बी कोई सेट है जिसमें एक्स नाम का एक एलिमेंट होना चाहिए, चाहे और कितने भी एलिमेंट हो, एक्स भी एक एलिमेंट होना चाहिए। तो देखो क्या यहाँ पे बी में एक्स का कोई एलिमेंट है? नहीं, यहाँ पे एक्स एलिमेंट एज अ सेट रखा हुआ है। एक ए जो है वो ए सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट है, और ये ए यहाँ पे रखा हुआ है, सिर्फ इंडिविजुअल एक्स नहीं रखा हुआ। बी के अंदर हमें इंडिविजुअल एक्स चाहिए था, पर यहाँ पे क्या है, एक्स एक सेट के फॉर्म में रखा हुआ है। तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसीलिए ये फॉल्स हो गया। मैंने यही कहा था कि हमें हमेशा इसको फॉल्स प्रूफ करने की कोशिश करनी है। अभी देखिए सेकेंड पार्ट कहता है, इफ A is a subset of B and B belongs to C, then A belongs to C। तो अभी फिर से वही बात आ गई, हमें क्या करना है, हमें इसे फॉल्स प्रूफ करने की कोशिश करना है। हो सकता है ये ट्रू हो, पर हमें इसे गलत साबित करने की कोशिश करना है। तो मिनिमम कंडीशन लेते चलेंगे। A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब कि A में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो B में भी होंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हमें खुद से एलिमेंट लेने होंगे। यहाँ तो हमें x गिवन था, यहाँ पे हम खुद से लेंगे, और खुद से हम हमेशा क्या करेंगे, मिनिमम एलिमेंट्स लेंगे, सब चीजें कम से कम रख के चलेंगे। पता चला आप एक सेट बना लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना लंबा नहीं खींचना, मिनिमम। और एक सेट में मिनिमम एलिमेंट कितने होने चाहिए? वैसे तो 0 होने चाहिए, हम उसको नल सेट भी मान सकते हैं, पर इतना भी कम नहीं लेना, एक एलिमेंट तो ले ही लेते हैं। तो हमने एक एलिमेंट ले लिया 1, ठीक है। अभी बी हमें ऐसा बनाना है, कैसा, क्योंकि ए बी का सबसेट है, तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी बी में आने चाहिए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ए का तो एलिमेंट लिख ही लेंगे,
साथ में एक मिनिमम एलिमेंट, जैसे यहाँ पे भी मैं बोल रहा था ना एक और ले लेते हैं, ऐसी एक मिनिमम एलिमेंट मैंने 2 और ले लिया, ठीक है। एंड इसने कहा है B बिलोंग्स टू C। B बिलोंग्स टू C का क्या मतलब है कि अगर C कोई सेट है तो उसमें B बिलोंग कर रहा है। B मतलब ये पूरा सेट इसके अंदर एक एलिमेंट के रूप में रखा है, जैसे यहाँ पे था, तो इसको रख देंगे एज इट इज 1, 2 को, और ये हो गया। अब इसमें और एलिमेंट लेने की आपको जरूरत नहीं है, अब मैंने कहा था ना मिनिमम लेके चलेंगे। देन A बिलोंग्स टू C, क्या A C को बिलोंग कर रहा है? A बिलोंग्स टू C मतलब क्या C जो सेट है उसमें A आ रहा है? A क्या है? ये 1। क्या ये ऐसा कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे 1 और 2 एक साथ रखे हुए हैं, सिर्फ 1 एक सेट के अंदर नहीं है। तो यहाँ से हमने क्या निकाला? A डज नॉट बिलोंग टू C। तो ये भी क्या हो गया? ये भी हमारा फॉल्स हो गया। देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है अभी। थर्ड पार्ट चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझको जल्दी से सॉल्व कर लो। इफ A इज कंटेन्ड इन B एंड B इज कंटेन्ड इन C, देन A इज कंटेन्ड इन C। क्या ये ट्रू है? तो हम क्या करेंगे? हम हमेशा की तरह इसे फॉल्स प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो हमने एक ए सेट ऐसा बनाया जिसमें हमने एक एलिमेंट मान लिया 1, ठीक है। अभी हम बी सेट बनाना है हमें, और बी किस तरह से बनाना है कि ए इज कंटेन्ड इन बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में भी आने चाहिए। तो ए का एलिमेंट क्या है? 1, तो इसमें 1 ले लिया हमने, प्लस एक एलिमेंट अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, तो हमने 2 लिख दिया। एंड बी इज कंटेन्ड इन सी, ये नहीं भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है। एंड बी इज कंटेन्ड इन सी मतलब सी सेट हमें ऐसा बनाना है कि उसमें बी के सारे एलिमेंट्स आ जाए। तो बी के एलिमेंट क्या है? 1 और 2। तो यहाँ पे मैंने 1 और 2 लिख दिया, और एक इसका खुद का एलिमेंट भी लिख दिया, सपोज 3। देन ए इज कंटेन्ड इन सी मतलब ए के सारे एलिमेंट्स भी सी में आ रहे हैं। तो देखो ए के सारे एलिमेंट्स क्या थे? 1 थे, और 1 आ गया। इनफैक्ट ये तो आप कहोगे कि आपने एक जनरल केस ले लिया, ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं है कि ये हर केस में सेटिस्फाई हो। तो आप देखो यहाँ से समझने की कोशिश करो। अगर ए इज कंटेन्ड इन बी मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में आ जाएं, एंड बी इज कंटेन्ड इन सी मतलब बी के सारे एलिमेंट सी में आ जाएं, तो ये हमेशा सही नहीं हो जाएगा कि ए के सारे एलिमेंट अपने आप सी में आ जाएं, है ना? ये हमेशा ही ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ 1 लिखा हमने, यहाँ 1 की जगह हम कुछ भी लिख देते 1 2 3 4, और क्योंकि ए इज कंटेन्ड इन बी तो बी में भी 1 2 3 4 ऐसे आ जाता, और क्योंकि बी इज कंटेन्ड इन सी तो बी का जो 1 2 3 4 जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब सी में आ जाते। मतलब अल्टीमेटली हर केस में ए के सारे एलिमेंट्स सी में आ जाएंगे, और इसीलिए ए इज कंटेन्ड इन सी ट्रू हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमेशा ए के सारे एलिमेंट्स कैसे भी करके सी तक तो पहुंच ही जाएंगे। ये लीजिए, तो यहाँ पे बाकी 4th 5th और 6th पार्ट भी लिख लिया मैंने। तो इफ ए इज नॉट कंटेन्ड इन बी एंड बी इज नॉट कंटेन्ड इन सी, देन ए इज नॉट कंटेन्ड इन सी। हमें क्या करना है? वही जो हम करते आ रहे हैं, हमें कोशिश करनी है कि हम इसे गलत साबित कर दें। अगर हमने कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो वो सही है। ए इज नॉट कंटेन्ड इन बी मतलब ए में क्या करेंगे? मिनिमम एलिमेंट ले लेंगे एक, और बी सेट हमें ऐसा बनाना है ए नॉट कंटेन्ड इन बी प्रूव हो जाए, मतलब कि ए बी का सबसेट नहीं होना चाहिए, मतलब कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में नहीं आने चाहिए। तो ए का एलिमेंट क्या है? 1, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया, मैंने बी को नहीं लिया, ठीक है। अभी इसको खुला छोड़ देंगे, हो सकता है हमें आगे और एलिमेंट्स लिखने पड़े, इसमें नहीं लिखने पड़ेंगे तो कोई बात नहीं। अभी हमें सी सेट बनाना है। सी कैसे बनाना है? सी हमें कुछ इस तरह से बनाना है कि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सी में नहीं आने चाहिए। तो बी का एलिमेंट है 2 सपोज, तो वो इसमें नहीं आना चाहिए। तो मैंने क्या किया? मैंने 1 ले लिया और 3 ले लिया। अब आप कहोगे 1 क्यों लिया? मैं बताता हूँ मैंने 1 क्यों लिया। सपोज आप 3 ले लेते, जैसे ही आप 3 लेते क्या होता? 1 ए डज नॉट कंटेन इन सी मतलब ए सी का सबसेट नहीं है, ये कंडीशन प्रूव हो जाती। लेकिन और ये यहाँ पे दी हुई है तो आप इसको ट्रू लिख देते, लेकिन हमें क्या करना था? हमें तो हमेशा इसको फॉल्स लेके प्रूव करने की कोशिश करना था। तो मैंने यहाँ पे 1 भी लिख दिया। क्यों? क्योंकि मैंने इन दोनों कंडीशन को तो सेटिस्फाई किया है, मैंने इनको तो गलत नहीं साबित किया। हमें ये हमेशा सही लेनी है, और उसके अलावा हमें जो मन में आया हम वो कर सकते हैं। तो देखो ये प्रूव हो रही है दोनों कंडीशन। कैसे? ए इज नॉट कंटेन्ड इन बी मतलब ए का एलिमेंट क्या है? 1, वो बी में नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही। बी इज नॉट कंटेन्ड इन सी मतलब बी का एलिमेंट क्या है? 2, वो सी में नहीं आ रहा है। ये दोनों कंडीशन हमारी सही है, लेकिन हमने इसको गलत साबित कर दिया। ये क्या कह रहा था कि ए भी सी में नहीं आएगा, लेकिन ए तो देखो सी में आ रहा है। 1 ये रहा, 1 ये रहा, ए सी में आ गया, तो हमने इसको गलत प्रूफ कर दिया। सिर्फ इसको गलत प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको
1 को भी लिया। ओके, तो ये भी हमारा फॉल्स प्रूव हो गया। ए इज कंटेन्ड इन सी हमने प्रूव कर दिया। अगर हम यहाँ पे हजारों केस बनेंगे, हम कुछ भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। अगर हम एक भी केस को ये साबित कर दें कि ये कंडीशन गलत है, तो ये कंडीशन को हम गलत प्रूफ कर देंगे और हम हमेशा उसको गलत बोलेंगे। इसलिए आपको हमेशा वो गलत वाली कंडीशन फाइंड करने की कोशिश करनी है। अभी देखो, इफ x बिलोंग्स टू a एंड a इज नॉट कंटेन्ड इन b, देन x बिलोंग्स टू b। चलो देख लेते हैं। x बिलोंग्स टू a गिवन है, बहुत अच्छी बात है, लिख दिया हमने x बिलोंग्स टू a। a एक सेट ऐसा बनाया जिसमें x एक एलिमेंट है, एंड a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, या फिर a इज नॉट कंटेन्ड इन b। तो b ऐसा बनाएंगे कि उसमें a के एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ ये लगा हुआ है ना कंटेन का सिंबल, तो b ऐसा बनाएंगे कि उसमें a के एलिमेंट्स ना आए, मतलब x ना आए। ठीक है भाई, x नहीं ले रहे, y ले लेंगे, कोई बात नहीं। देन x बिलोंग्स टू b, तो क्या x b में आ रहा है? देखो कहाँ आ रहा है, y आ रहा है। इसने खुद ही कह दिया था a डज नॉट बिलोंग्स टू a डज नॉट कंटेन्स b, a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, मतलब कि b में a के एलिमेंट्स नहीं आ रहे। और फिर ये कह रहा है x बिलोंग्स टू b, x बाई कैसे b में आ जाएगा जब a का एलिमेंट है, और तुमने कह दिया कि a का कोई भी एलिमेंट b में नहीं आएगा। तो ये तो ऐसे ही फॉल्स प्रूव हो गया, क्योंकि x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अभी देखो, इफ a इज अ सबसेट ऑफ b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, देन x डज नॉट बिलोंग्स टू a। a इज अ सबसेट ऑफ b, तो a लिया हमने और इसमें कोई एलिमेंट ले लिया, से x। 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी है, जो अच्छा लगता है आपको। b कैसे लेंगे? इस तरह से लेंगे कि a इज अ सबसेट ऑफ b, मतलब a के एलिमेंट्स भी b में आ जाने चाहिए। तो b में मैंने x भी ले लिया और से y भी ले लिया, मर्जी है मेरी। देन x डज नॉट बिलोंग्स टू a, तो x a में नहीं आ रहा है, शायद यहाँ कुछ, हाँ, x डज नॉट बिलोंग्स टू b लिखा हुआ है। ओके, तो ये x यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे x नहीं लेंगे फिर हम लोग। देखो, x डज नॉट बिलोंग्स टू b हमने लिखा, मतलब x b में नहीं आ रहा है, और a कंटेंट है b में, तो क्या x a में भी नहीं आएगा, है ना? तो ये देखो, x a में आ रहा है, लेकिन x अगर मैंने a में लिख दिया यहाँ पे, तो मुझे x b में भी लिखना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि a जो है वो b का सबसेट है, मतलब कि a इज अ सबसेट ऑफ b, मतलब b में a के सारे एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि b में x नाम का कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम x नाम का एलिमेंट a में भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? दोबारा वही बात, क्योंकि a तो b का सबसेट है, मतलब b में a के सारे एलिमेंट्स आएंगे ही आएंगे, और यहाँ लिखा हुआ है कि b में x नाम का कोई एलिमेंट नहीं है, तो x नाम का एलिमेंट a में भी नहीं आ सकता। यहाँ पे और सब एलिमेंट्स आ सकते हैं, कुछ भी ले लो आप, 1 2 3, या कुछ नहीं भी लो, 5 ले लो, लेकिन x नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि x यहाँ आएगा तो हमें यहाँ भी x लेना पड़ेगा, और यहाँ लिखा है x नहीं ले सकते। तो ये तो हमारा ट्रू प्रूफ हो गया भाई, x डज नॉट बिलोंग्स टू a इन एवरी केस। चलिए, तो यहाँ पे ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट, नहीं, let a b and c be sets such that a union b is equal to a union c and a intersection b is equal to a intersection c. Show that b is equal to c. तो देखो, जब भी आपको कभी भी ना दो सेट को इक्वल प्रूफ करने का आएगा, अप्रोच बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है। जब भी कभी आपको दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करने को आएगा, तो आपको दो कंडीशन प्रूफ करनी होंगी। पहली ये कि b इज कंटेन्ड इन c, b c इसी सेट के रेफरेंस में बता रहा हूँ, मतलब कि b c का सबसेट है और c कंटेन्ड इन b, मतलब c b का सबसेट है, मतलब b में c के सारे एलिमेंट्स हैं और c में b के सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये दोनों कंडीशन हमें क्या दे देंगी? ये हमें बोल देंगी कि b जो है वो c के बराबर है। अब हमें हमेशा ये प्रूफ करना होगा, और ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? हम हमेशा एक एलिमेंट मान लेंगे इस वाले में, पहले वाले में। सपोज मैंने मान लिया कि एक एलिमेंट x लेना हमेशा, यहाँ पे 1 2 3 4 फिगर मत लेना, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, वरना आप ले सकते हैं वो भी, लेकिन x लेना हमेशा। तो आप हमेशा लेट कर लेंगे कि एक x जो है वो b में है, और फिर कुछ करके आप प्रूव करेंगे कि अगर b में है, ये कंडीशन में मान लूं, तो वो c में है। ऐसे ही यहाँ पे भी आप करेंगे कि एक एलिमेंट आपसे y मान लो जो c में है, और फिर कुछ करके आप ये प्रूव करेंगे कि वो
बी में भी है, तो उससे ये कंडीशन प्रूव हो जाएगी और ये कंडीशन प्रूव हो जाएगी। और जैसे ही आपने ये दोनों कंडीशन प्रूव कर दी वैसे ही आप लिख देंगे हेंस B इज इक्वल टू सी। तो अभी हम लोग यही करेंगे, हमें B इज इक्वल टू सी प्रूव करना है, तो हम लेट कर लेंगे x एक एलिमेंट इस सेट B में। तो मैंने लिखा लेट x बिलोंग टू B। x एक एलिमेंट है जो B में है। अभी देखो, अगर x एक एलिमेंट B में है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये x एलिमेंट A यूनियन B में भी होगा। क्यों? क्योंकि A यूनियन B क्या है, A के सारे एलिमेंट्स और B के सारे एलिमेंट्स। तो x B में है तो वो A यूनियन B में भी होगा, क्योंकि इसमें B के भी सारे एलिमेंट्स आते हैं। एंड हमें गिवन है A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C। तो अगर वो A यूनियन B में है तो वो A यूनियन C में भी होगा x हमारा। क्यों? क्योंकि A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C हमें गिवन है। ठीक है, अभी देखो ये इम्प्लाई का साइन लगाना मत भूलना, मार्क्स कट जाते हैं कई बार। x बिलोंग टू A यूनियन C से हम दो इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। क्या कि या तो x A में होगा या C में होगा, दोनों में से किसी एक में तो होना ही चाहिए। या तो x A में होगा और x बिलोंग्स टू C। और देखो हमें प्रूफ क्या करना था, जो मैंने अभी अप्रोच बताई थी, जो रब कर दिए फिलहाल, तो उसमें ये बताया था कि मैं ये ले लूंगा कि x B में अगर मैं मान लूं कि एग्जिस्ट करता है तो वो C में भी होना चाहिए। तो ये तो यहाँ से डायरेक्ट प्रूव हो गया कि x B में है तो C में भी प्रूव हो गया। लेकिन इस कंडीशन को भी हमें साबित करना होगा कि अगर x A में है तो वो C में भी होगा, कुछ करके हमें ये प्रूव करना होगा। तो वो देखो वो कैसे होगा। अब मैंने निकाल लिया कि x बिलोंग्स टू A, और लेट मैंने पहले ही किया था कि x बिलोंग टू B, मतलब कि x A में भी है और x B में भी है। इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन विद B, A में भी है और B में भी है, और इंटरसेक्शन की भी यही डेफिनेशन होती है। अब ये चीज क्या इंप्लाई करती है, ये चीज, और हमें देखो क्या गिवन है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C एंड गिवन। मैं पूरा लिख लिख के बता रहा हूँ, एक एक स्टेप आपको जो आपको एग्जाम में लिखना होगा। एंड गिवन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, इसलिए ये यहाँ पे नहीं आएगा जब गिवन लिख रहे हैं। और x इंटरसेक्शन B को बिलोंग कर रहा है तो वो A इंटरसेक्शन C को भी बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। और इसका क्या मतलब है कि x A को भी बिलोंग करता है और C को भी। तो यहाँ से भी हमने लिख दिया x बिलोंग टू C, और यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों जगह प्रूफ कर दिया। हेंस हमने ओवरऑल क्या प्रूफ किया, इफ x बिलोंग्स टू B देन x बिलोंग्स टू C, हमने ये प्रूफ किया। और इसका क्या मतलब है कि B इज अ सबसेट ऑफ C, मतलब अगर कोई भी एलिमेंट B में है x नाम का तो वो C में भी होगा हमेशा, हर केस में। हमने B कंटेंड इन C प्रूफ कर दिया, अब हम कुछ भी करके C कंटेंड इन B प्रूफ करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन कर देते हैं। अभी हमने x B में माना था, अब हम x को C में मान लेंगे, क्योंकि अब हमें C कंटेंट इन B लेना है। यहाँ पे y ले लेते हैं, चलो लेट y बिलोंग टू C। C में है तो A यूनियन C में भी होगा, ये बिलोंग है। देन y बिलोंग टू A यूनियन C, क्योंकि A यूनियन C में C के सारे एलिमेंट आते हैं। एंड वी आर गिवन दैट A यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B, मतलब कि y बिलोंग्स टू A यूनियन B ऑल्सो। इसका क्या मतलब है, या तो y जो है वो A में है जैसे यहाँ पे था, और y जो है वो B में है। तो ये तो मुझे प्रूफ करना ही है कि अगर C में है तो B में भी प्रूफ कर दूं। इस कंडीशन के लिए अब कैसे भी निकालना है कि अगर A में है तो B में भी होगा। तो देखो अभी y क्या है, A में आ गया, और C में तो मैंने लेट किया था कि C में है, मतलब कि y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C, A में भी है और C में भी है। इससे हमें पता चला कि y A में भी है एंड y C में भी है। और क्योंकि A इंटरसेक्शन C किसके बराबर है, A इंटरसेक्शन B के बराबर है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। A इंटरसेक्शन C किसके बराबर है, A इंटरसेक्शन B के बराबर है। तो इससे हमें पता चला कि y अगर A इंटरसेक्शन C में है तो वो A इंटरसेक्शन B में भी होगा। और इससे हमें पता चला कि y A में भी होगा और B में भी, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब A में भी और B में भी।
और हमें क्या निकालना है, बी निकालना है, तो बी वाला लिख लेंगे, वाई बिलोंग्स टू बी। प्रूफ कर दिया हमने वाई बिलोंग्स टू बी हर केस के लिए। तो इससे हमें वही स्टेटमेंट निकला, इफ वाई बिलोंग्स टू सी देन ये क्या इम्प्लाई करता है, वाई बिलोंग्स टू बी, मतलब कि सी इज कंटेन्ड इन बी। जैसे ही हमने कह दिया बी इज कंटेन्ड इन सी, सी इज कंटेन्ड इन बी, इन दोनों से हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम, इसको 1 नाम दे देना, इसको 2, क्वेश्चन में कैसे लिखोगे वो बता रहा हूं। तो फ्रॉम 1 and 2 बी इज इक्वल टू सी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो गई है और ज्यादा लंबी वीडियो फिर आप लोग देखते भी नहीं है। तो शो दैट फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, तो हम बोल रहे हैं कि ये सब इक्विवेलेंट है, मतलब इक्वल है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे कि एक किसी को बेस मान लेंगे, सपोज इसको बेस मान लेंगे, एज इन इसके आधार पे हम लोग, इसके रेफरेंस में हम लोग सब कुछ करेंगे। इसको मैं इसके इक्वल प्रूफ कर दूंगा, फिर इसी को मैं इसके इक्वल प्रूफ कर दूंगा, फिर इसी को मैं इसके इक्वल प्रूफ कर दूंगा, और अल्टीमेटली लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि ये सारे इक्वल हैं। एक बात और है, इनको इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे, इनको इक्वल हमें दोनों तरफ से प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब कि इसको सच मानते हुए इसको प्रूफ करेंगे और फिर इसको सच मानते हुए इसको प्रूफ करेंगे, तब ये दोनों इक्वल माने जाएंगे। कुछ वैसे ही जैसे पीछे हमने भी किया था, ए कंटेन्ड इन बी, बी कंटेन्ड इन ए, तो ए इज इक्वल टू बी। वैसा ही कुछ यहाँ पे है कि इसको ट्रू मान के इसको प्रूफ करेंगे और इसको ट्रू मान के इसको प्रूफ करेंगे, तो ये दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको सच मान लिया, लेट ए इज कंटेन्ड इन बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि a माइनस बी 5 है। पहले तो मैं ऐसे ही बताता हूँ बिना उसके कि आपके समझने के लिए कि क्या ये सच है या नहीं है। तो देखो a इज अ सबसेट ऑफ b, मतलब a के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, लेट्स से 1 और 2, वो b में भी होंगे। लेट्स से b में 1 2 और b का खुद का है 3। तो a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का मतलब कि हम लोग b में जितने भी एलिमेंट्स a के हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a के जितने भी एलिमेंट्स b में भी है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो a के एलिमेंट्स देखो b में कौन कौन से हैं, 1 और 2, b में है ना 1 और 2, तो 1 और 2 में से 1 और 2 सब्ट्रैक्ट अगर कर देंगे तो एक नल सेट नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये हमेशा प्रूफ होगा। लेकिन अब एग्जाम में हम ऐसे स्पेसिफिक 1 और 2 लेके नहीं प्रूफ कर सकते, हमें इन जनरल हर सेट के लिए इस बात को प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर a कंटेन्ड इन b है तो a माइनस बी जो है वो 5 होगा। अब अप्रोच यहाँ पे क्या आती है कि हम कैसे प्रूफ करें कि a माइनस बी 5 होगा। तो हम कह देंगे कि लेट, मैं कह देता हूँ a माइनस बी 5 नहीं है, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि तुमने गलत कहा है भाई, ये इक्विवेलेंट नहीं है। वो a माइनस बी नॉट इक्वल टू 5 का क्या मतलब है कि a में कोई ऐसा एलिमेंट है जो b में नहीं है, तभी तो a माइनस बी 5 के बराबर नहीं आएगा। क्योंकि अगर a के सारे एलिमेंट b में भी होंगे तो a माइनस बी 5 आ जाएगा। लेकिन a माइनस बी नॉट इक्वल टू 5 का क्या मतलब है कि कोई एलिमेंट, लेट्स से सम एलिमेंट x exist such that x belongs to a and x does not belong to b। मतलब कि कोई एलिमेंट, सम एलिमेंट x ऐसा एग्जिस्ट करता है कि वो a में तो है पर b में नहीं है। लेकिन हमने क्या माना था, a इज कंटेन्ड इन b, मतलब कि a के सारे वैल्यू एलिमेंट्स जो a में हैं वो b में भी हैं, बट a इज कंटेन्ड इन b, और जब भी a कंटेन्ड इन b होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती। हैंस इसको 1 नाम दे दो, हैंस 1 कैन नेवर बी ट्रू, 1 कैन नेवर बी ट्रू। ये मतलब कभी भी ट्रू नहीं हो सकती कंडीशन कि a माइनस बी 5 ना हो। इसलिए देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू 5, a माइनस बी हमने 5 के इक्वल प्रूफ कर दिया। अभी उल्टा करना है, इसको ट्रू मानेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। तो लेट a माइनस बी इज इक्वल टू 5, ये हमें गिवन है और हमें प्रूफ करना है a इज कंटेन्ड इन b। तो देखो a माइनस बी 5 का क्या मतलब है, इसका तो वैसे अगर आप देखोगे तो
तो ऐसे ही ये प्रूव हो गया। फिर से जैसे पहले मैंने समझाया था ना, वैसे समझाने के लिए, a माइनस बी फाइव का मतलब क्या है, इसमें अगर मैं कह दूं से a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 5, इसका वही मतलब है कि एक एलिमेंट x ऐसा है जो a को बिलोंग करता है, एंड वो एलिमेंट b को बिलोंग नहीं करता है, तभी तो ये कंडीशन ट्रू होगी। a को बिलोंग करता है बट b को बिलोंग नहीं करता है, तभी ये कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लेट किया है, a माइनस बी इज इक्वल टू 5, इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। जितने भी एलिमेंट्स a के हैं वो b के भी हैं, तभी तो सारे एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे, तभी तो 5 आएगा। और इसका क्या मतलब है, जो हमने अभी इंटरप्रिटेशन निकाली है x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, इसका मतलब है कि जब भी, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी प्रूफ किया था ना, x कुछ लेके चले थे कि b में है और फिर प्रूफ किया था कि अगर b में है तो c में भी आएगा, वही हमने यहाँ पे कर दिया, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब ये है कि जब भी x a में होगा तो वो b में भी होगा, मतलब कि a इज कंटेन्ड इन b। यही हमें प्रूफ करना था, a इज कंटेन्ड इन b। तो हमने 1 इज इक्वल टू 2 प्रूफ कर दिया दोनों तरफ से, मतलब अगर 1 सही है तो 2 सही है और 2 सही है तो 1 सही है, दोनों वेज में हमने इसको कर दिया। अभी ऐसे ही 3 और 4 के लिए कर लेते हैं। तो अभी हमें प्रूफ करना है इफ, चलो लिख नहीं रहा हूँ, बोलता हूँ एक बार पहले, कि अगर a इज अ सबसेट ऑफ b तो a यूनियन b इक्वल टू b है, मतलब इसको ट्रू मानते हुए इसको सही प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले, अब याद होगा आपको, मैंने कहा था कि जब भी ऐसा कुछ आ जाएगा कि दो सेट a यूनियन b क्या है, एक सेट ही तो होगा, दो सेट जब भी आ जाएंगे, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया तो इनको इक्वल प्रूफ करने की क्या अप्रोच है कि मैं पहले ये प्रूफ कर दूं कि a यूनियन b जो है वो b का सबसेट है, फिर मैं ये प्रूफ कर दूं कि b जो है वो a यूनियन b का सबसेट है। अगर ये दोनों कंडीशन मैंने ट्रू प्रूफ कर दी तो a यूनियन b जो है वो b के इक्वल आ जाएगा। अभी देखो एक चीज और है, ये कंडीशन तो प्रूव करने की जरूरत है ही नहीं, ये तो ऐसे ही प्रूव्ड है कि b a यूनियन b का सबसेट है। कैसे? क्योंकि यूनियन की डेफिनेशन क्या होती है कि a यूनियन b का क्या मतलब है कि a के सारे एलिमेंट्स और b के सारे एलिमेंट्स। तो जैसे इसमें b के सारे एलिमेंट्स भी आ गए तो b कंटेन्ड इन a यूनियन b हो गया, इसलिए ये कंडीशन तो ऐसे ही बाय डेफिनेशन ट्रू है कि b इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b। ठीक है, तो अभी देखो सबसे पहले इसको ट्रू मानेंगे, लेट a कंटेन इन b बी ट्रू। बी ट्रू भी नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, बाय डेफिनेशन b इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमें कैसे भी a यूनियन b को b का सबसेट प्रूव करना है। तो देखो लेट x बिलोंग टू a यूनियन b, यही किया था पहले भी, और अब हम कैसे भी करके ये प्रूफ कर देंगे कि अगर x a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है तो x b को भी बिलोंग कर रहा है। जैसे ही वो प्रूफ करेंगे ये प्रूव हो जाएगा अल्टीमेटली कि a यूनियन b b का सबसेट है ना। तो अभी हमें कैसे भी करके ये प्रूफ करना है कि अगर ये सही है तो x बिलोंग टू b भी है। तो देखो इससे इसका क्या मतलब है, x बिलोंग टू a यूनियन b, इसका ये मतलब है कि या तो x बिलोंग टू a है या तो x बिलोंग टू b है। तो ये तो हमें चाहिए ही है कि x बिलोंग टू b आ जाए। अब इस कंडीशन के लिए भी हमें प्रूफ करना होगा कि x बिलोंग टू b भी है। देखो x बिलोंग टू a एंड हमें गिवन है कि a जो है वो b का सबसेट है, एंड गिवन दैट a इज सबसेट ऑफ b। सो क्योंकि a b का सबसेट है तो b में भी a के सारे एलिमेंट्स आ गए, तो क्योंकि x बिलोंग a को कर रहा है तो b को भी करेगा। क्यों? क्योंकि a के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो b में भी हैं, और यहां से भी हमने प्रूफ कर दिया x बिलोंग टू b। इसलिए देखो इसको 1 नाम दे दो पहले, x बिलोंग टू b। इसलिए अभी हमने क्या प्रूफ किया कि x बिलोंग टू a यूनियन b इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b, मतलब कि a यूनियन b इज अ सबसेट ऑफ b। इसको अब हम 2 नाम दे देंगे, फिर लिखेंगे बाय 1 एंड 2 a यूनियन b इज इक्वल टू b। हो गया ना प्रूफ।
ये तो बाय डेफिनेशन हो गया, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें उल्टा प्रूफ करना है कि अगर ए यूनियन बी बी के बराबर है तो ए इज कंटेन्ड इन बी। इसको प्रूफ करना और भी सिंपल है। देखो इसको इरेज कर रहा हूं। तो हमें इसको ट्रू मानना है और इसको प्रूफ करना है। तो लेट ए यूनियन बी इक्वल टू बी। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ A belongs to A is contained in B, A is a subset of B। तो देखो A is a subset of B का क्या मतलब है कि हमें ये प्रूफ करना है कि अगर कोई एलिमेंट X A को बिलोंग करता है तो वही एलिमेंट X B को भी बिलोंग करेगा हमेशा। तो मैंने लेट कर लिया, लेट X बिलोंग टू A। नाउ X A को बिलोंग कर रहा है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि X बिलोंग्स टू A यूनियन B ऑल्सो? क्यों? क्योंकि A यूनियन B में A के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो अगर X A में है तो वो A यूनियन B में भी होगा। एंड गिवन, और हमें गिवन है क्या? A यूनियन B B के बराबर है। A यूनियन B इज इक्वल टू B। तो इससे क्या निकला कि X बिलोंग टू B ऑल्सो। और ये देखो मैंने लेट किया था X बिलोंग टू A और मैंने निकाला X बिलोंग टू B। हेंस इम्प्लाइज, हेंस नहीं इम्प्लाइज x नहीं, x तो लिया था, a इज अ सबसेट ऑफ b। क्यों? क्योंकि मैंने प्रूफ कर दिया कि अगर कोई एलिमेंट x a में है और ये कंडीशन ट्रू है तो वो हमेशा b में भी होगा, इसलिए a इज कंटेन्ड इन b। और हेंस इससे a इज कंटेन्ड इन b जो हमने प्रूफ किया और अभी जो पीछे इरेज किया था उससे ये हम प्रूफ करते हैं कि 1 और 3 दोनों इक्वल हैं। जब 1 ट्रू होगा तो 3 भी ट्रू होगा और जब 3 ट्रू होगा तो 1 भी ट्रू होगा। अभी क्विकली ये लास्ट वाला कर लेते हैं और फिर इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है शायद। तो देखो फोर्थ वाला, a इज कंटेन्ड इन b को ट्रू मान लेंगे। लेट a इज कंटेन्ड इन b, ये हमने ट्रू मान लिया। अब हमें प्रूफ करना है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। तो देखो ये फिर से वही वाली बात आ गई जो यहाँ पे थी। दो सेट इक्वल प्रूफ करने के लिए हम क्या प्रूफ करेंगे? एक तो ये प्रूफ करेंगे कि a इंटरसेक्शन b जो है वो a का सबसेट है, और प्रूफ करेंगे कि a जो है वो a इंटरसेक्शन b का सबसेट है। यहाँ पे भी बाय डेफिनेशन एक चीज ट्रू होगी, बताओ कौन सी होगी? क्या a हमेशा a इंटरसेक्शन b का सबसेट होगा, या क्या a इंटरसेक्शन b हमेशा a का सबसेट होगा? जल्दी से समझाता हूँ एग्जांपल से। मानो कि a 1 2 3 है, b 2 4 है, तो a इंटरसेक्शन b क्या आया? 2 आ गया इंटरसेक्शन b। a 1 2 3 था, ये 2 4 था, तो इंटरसेक्शन b क्या आया? इन दोनों के कॉमन एलिमेंट वो क्या थे? 2, तो ये आ गया। तो a इंटरसेक्शन b हमेशा किसका सबसेट हुआ? a का सबसेट हुआ। क्यों? क्योंकि a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट हमेशा a के भी एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन हमने ये वाले को तो बाय डेफिनेशन प्रूफ कर दिया। बाय डेफिनेशन a इंटरसेक्शन b इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ a। अब हमें ये प्रूफ करना है कि a जो है वो a इंटरसेक्शन b में कंटेन्ड है। और ये कैसे प्रूव होगा? ये प्रूफ करने के लिए हम लोग करेंगे कि एक एलिमेंट x a में मान लेंगे और इस कंडीशन को ट्रू मानते हुए ये प्रूफ कर देंगे कि वो a इंटरसेक्शन b में भी एग्जिस्ट करता है। ये अप्रोच बताई मैंने आपको। तो लेट x बिलोंग टू a। ठीक है, और हमें गिवन है, क्या गिवन है? कि a जो है वो b का सबसेट है। तो इससे मैंने निकाला कि अगर x बिलोंग टू a है तो x बिलोंग टू b भी होगा। क्यों? क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में भी हैं, और x अगर a में है तो x b में भी हो जाएगा। मतलब कि x a में भी है और x b में भी है, मतलब कि x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, क्योंकि x a में भी है और x b में भी है। तो मैंने क्या प्रूफ किया कि जब भी x a में है, ये हमने लेट किया था, तब x a इंटरसेक्शन b में भी है। इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। इससे हमने निकाला फ्रॉम 1 एंड 2 से a
इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इसको 1 और 2 मानने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही लिख दोगे आप। हेंस ए इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको 1 मानो जो बाई डेफिनेशन था, बाई डेफिनेशन वाले को 1, इसको 2। अब लिखोगे आप फ्रॉम 1 and 2 ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अभी जल्दी से उल्टा प्रूफ करते हैं, इसको ट्रू मानेंगे, यहां कर देता हूं मैं। लेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, हमें प्रूफ करना है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो देखो ये जब भी हमें प्रूफ करना है, मतलब हम क्या करेंगे कि एक एलिमेंट एक्स ए में ले लेंगे और हमें प्रूफ करना है कि वो बी में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अप्रोच ये रहेगी हमारी। तो लेट एक्स बिलोंग टू ए, अगर एक्स ए में है तो एक्स बी में भी होगा, ये हमें प्रूफ करना है। अभी देखो एक्स बिलोंग टू ए और हमें क्या गिवन है कि ए इंटरसेक्शन भी ए के बराबर है। तो एक्स इज प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। क्यों? क्योंकि ए और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है। और इसका क्या मतलब है, एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, एक एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है, इसका मतलब है कि वो ए में भी है और वो बी में भी है। मतलब कि एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। और यही हमें प्रूफ करना था कि अगर एक्स ए में है तो एक्स बी में भी होगा। हेंस इफ एक्स बिलोंग टू ए देन इट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग टू बी। और इसका क्या मतलब हो गया कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये हमें प्रूफ करना था। तो इससे और इससे ए इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे इस पूरे में, और इस पूरे में हमने ए इज कंटेन इन बी प्रूफ कर दिया। मतलब इसको सही मान के इसे सही प्रूफ कर दिया और इसको सही मान के इसे ट्रू प्रूफ कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि 1 और 4 भी इक्वल है। और हम पहले ही प्रूफ कर चुके थे कि 1 और 2 इक्वल है, 1 और 3 इक्वल है। तो इस तरह से 1 2 3 4 चारों आपस में इक्वल है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हर किसी को सब कुछ बहुत आराम से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पोस्ट कर दीजिए। और भी अगर आपको कोई फीडबैक है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। और अभी इसके कितने क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है टोटल, 12 क्वेश्चन और है। होपफुली 2 या 3 पार्ट्स में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज को आराम से समझते हुए खत्म करेंगे, चाहे वीडियोस हमारी कितनी भी लंबी होती रहे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और द व्हाइट स्लेट पढ़ाई चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।